हे गाइस, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम कुछ दो तीन कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स आ चुका है। तो पहले दो आईटी कंपनीज लेते हैं, दो बेहेमोथ आईटी कंपनीज, और उसके बाद हम एक ब्रोकरेज कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ये आता है कि मैं बहुत इन्वेस्टर्स को देखता हूं हमारे मार्केट में। उनको क्या लगता है ना, वो हर बिजनेस एनालिसिस में घुस जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग के देखनी क्या होती है। ठीक है, तो मार्केट में पैसा तब बनता है जब कंपनीज में ग्रोथ आती है। ये बात समझो, ग्रोथ मतलब आपका सेल्स का ग्रोथ क्या है, करेक्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ, जिस एंगल से भी आप बात करोगे, अगर ये ग्रोथ नहीं आ रहा है तो आपका स्टॉक ऊपर जाने में उसको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, ऐसे करके सोचिए। तो आज अगर आप बिजनेसेस को देखोगे, टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, इनका कोई सेल्स ग्रोथ है ही नहीं। मतलब इन्फोसिस का भी फ्लैट सेल्स वाई ओ वाई, टीसीएस का भी फ्लैट सेल्स वाई ओ वाई। इसका रीजन देखिए, अब इसका रीजन यही है कि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, यूएस में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लाइक इनका साइज इतना बड़ा बन गया है। मतलब अगर मैं टीसीएस का बात करूं तो टीसीएस का अगर आप देखोगे, उनका तो आई गेस वो 150 कंट्रीज में है, 5-6 लाख के ऊपर उनका एम्प्लॉय बेस है ना। तो इतने बड़े कंपनी को बड़े रेट में ग्रो करना भी कितना डिफिकल्ट है ना। तो इसीलिए आप देखोगे टीसीएस का 2-3% का ग्रोथ है, और कल जब इन्फोसिस का नंबर आया तो इन्फोसिस का 1% का ग्रोथ था। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो हिस्टोरिकल ग्रोथ नंबर, क्योंकि ये Q4 का मैं बात कर रहा हूँ, ओवर लास्ट Q4। अब अगर आप आगे देखोगे तो यही है कि इनका जो गाइडेंस है, जैसे इन्फोसिस के FY25 के गाइडेंस में उन्होंने यही बोला कि हम हार्डली 1-2-3% से ग्रो करेंगे। टीसीएस भी वही बताया। तो सोचिए, अगर आपका गाइडेंस में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसमें भी आप सिंगल डिजिट ग्रोथ का नंबर बता रहे हो, और आपका Q4 का नंबर में भी यू शोड नो ग्रोथ नंबर्स, तो क्या होता है ना, ये स्टॉक चलता नहीं है, मतलब कि ऊपर नहीं जाता है उस रेट से। अब दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे कि ऐसे स्टॉक्स क्या होता है ना, कि इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल के सो सकते हैं। क्यों? बिकॉज टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, या फिर उसके बाद तो विप्रो का नंबर आएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर विप्रो का भी ऐसा ही आएगा, नो ग्रोथ वाला कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लाइक अगर आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनी को ले रहे हो ना, इनका स्टॉक गिरता भी क्यों नहीं है? बिकॉज ये लोग इतने डिविडेंड्स और बाईबैक्स देते हैं। ठीक है, तो जितना आप डिविडेंड दोगे, जितना आप बाईबैक दोगे, तो मतलब क्या, स्टॉक का एक सपोर्ट बन के रहता है। आप ऐसे सोचिए। ठीक है, तो ये बन गया है ये दोनों कंपनी का रिजल्ट, जिसमें एकदम ही कोई ग्रोथ नहीं है। और जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तो अगर आप देखोगे इन्फोसिस का या टीसीएस का, इनका ईपीएस का ग्रोथ दिखाया, मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया, लेकिन बात वही पे आता है कि अगर आपका मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है विदाउट सेल्स का ग्रोथ, तो आपका मार्जिन भी एक लेवल तक एक्सपैंड करके फिर मतलब बंद हो जाएगा। मतलब अगर आप वैसे देखोगे, कितना कॉस्ट कटिंग आप कर लोगे, है ना, कितना कॉस्ट कटिंग करोगे, कितना ही आप एम्प्लॉयज को कम सैलरी दोगे, राइट। मतलब फिर तो मतलब एक्सप्लॉयटेशन के लेवल में चला जाएगा, फिर तो एम्प्लॉयज आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा, है ना। तो जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं है, ये आप देखोगे, मैंने इससे पहले भी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जब मैंने सेंको और टीसीएस को कंपेयर करके बोला था कि सेल्स ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन से पैट का ग्रोथ, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी आज नया चीजें कर रहा है, नया जगह में जा रहे हैं, ग्रो कर रहा है एट अ मच फास्टर पेस, आप देखोगे उसका कॉस्ट पे उतना कंट्रोल होता नहीं है और उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता नहीं है। तो टीसीएस एंड इन्फोसिस का पास फुल ऑपरेटिंग लेवरेज है। क्यों? बिकॉज इनका सेल्स ग्रो नहीं कर रहा है। इनका बिजनेस लास्ट ईयर जहां था आज भी वही है। कैसे? सेल्स बढ़ा नहीं ना, करेक्ट। लास्ट साल भी 100 रुपए का सेल्स, इस बार भी 100 रुपए का सेल्स, लेकिन फिर अपने शेयर होल्डर को रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करके लेट से दिखाते हैं कि देखो सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरा ईपीएस 10% से बढ़ा। लेकिन ऐसे कंपनीज हमें नहीं चाहिए, एटलीस्ट कोई ग्रोथ इन्वेस्टर को नहीं चाहिए। तो मैं इन कंपनीज को बोलता हूँ ग्रैंडफादर स्टॉक्स। तो अगर आप 60, 70, 80 साल के हो गए हो, तब जाके ऐसे स्टॉक्स में आप देखो। लेकिन अगर आप 20-30 साल के हो, राइट, आपको तो इंडियन शेयर बाजार में हजारों कंपनीज को पढ़नी है, राइट, रादर देन टीसीएस और इन्फोसिस में लेके फिर इग्नोरेंस के साथ बैठे रहना। तो यही बनता है बात, और मैं देखता हूं कि बहुत लोगों में ये इशू आता भी है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस तरीके से मैं इस एनालिसिस को करूं। अब तीसरा जो कंपनी है वो है कि एंजल वन। अब ऑफ कोर्स एंजल वन का बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आया हुआ है। इनका अगर आप देखोगे Q4 ओवर Q4 में 63% का सेल्स का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? ऑफ कोर्स बिकॉज ये टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में यंग कोहोर्ट्स को टारगेट करते हैं, राइट। और ये पूरा एक डिजिटल कंपनी है ना, तो लोगों के पास जाके उनके फोन में ऐप डलवाओ और उसके बाद उनका ट्रेडिंग चलवा दो। तो 63% का सेल्स ग्रोथ है। और यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा एंजल वन का भी, जो इनका जो ऑर्डर्स है, मतलब अब देखिए ब्रोकरेज बिजनेस क्या है, ब्रोकरेज बिजनेस इज अ वॉल्यूम लेड बिजनेस, है ना। बिकॉज यहाँ पे यू कैन नॉट चार्ज अ हायर फी फॉर व्हेन लेट्स से कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो फिक्स्ड फी होता है, इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर कोई फिक्स्ड फी होता है तो वॉल्यूम ग्रोथ से ही आपका सेल्स ग्रोथ होगा, मतलब आपका टॉप लाइन का ग्रोथ होगा।
तो यहाँ भी एंजल वन को ये बात समझ में आ गया, तो ये क्या कर रहा है, गांव गांव में घुस घुस के लोगों को अपना ये ऐप डलवा के फिर उसके बाद अपना ट्रेडिंग करवा रहा है। फिर दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, अगर ये वॉल्यूम का गेम है तो हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर वॉल्यूम का ग्रोथ क्या है, राइट, और उसके बाद क्लाइंट एक्विजिशन का क्या ग्रोथ है। अगर ऑर्डर्स एडीटीओ इज एवरेज डेली टर्नओवर और क्लाइंट टर्नओवर, ये तीनों को देखना पड़ेगा। टर्नओवर मतलब यहाँ पे कितना क्लाइंट्स ऐड हो रहा है। आप देखोगे ये तीनों मेट्रिक की वाई लेवल पे 50 और 60% के बीच में ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब कि जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना ज्यादा क्लाइंट आएंगे तो उतना ही आपका वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, राइट। और इनका एंजल वन का अगर आप देखोगे मेजोरिटी रेवेन्यू आता है उनका एफएनओ का ट्रेडिंग के वॉल्यूम से, है ना, कैश सेगमेंट से आता है, लेकिन एफएनओ में ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि आप देखोगे एंजल वन ने, सिंस ये जो क्लाइंट्स इतने, आप सोचिए ना, अगर कोई भी बिजनेस 50-60% से अपना क्लाइंट को एक्वायर कर रहा है तो क्लाइंट एक्विजिशन का सारा खर्चा आपको डे वन लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि आप देखोगे एंजल वन ने ये आईपीएल का भी एसोसिएट पार्टनर बना, तो इसीलिए क्या है, उनको बीसीसीआई को पैसा देना पड़ा। तो देखिए, अगर कोई कंपनी ग्रो करना चाहता है, ठीक है, अब आप बोलोगे आईपीएल में क्यों खर्चा किया, बिकॉज सोचिए आज आईपीएल में गांव गांव में सारे लौंडे देखते हैं, है ना। तो आईपीएल में अगर एंजल वन चल रहा है तो क्या होगा, उनका दिमाग में एंजल वन आएगा। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी, मतलब जब भी उनको लगेगा कि हमें ट्रेडिंग करना है तो एंजल वन दिमाग में आएगा। सो एंजल वन इज नॉट ओनली ट्राइंग टू गेन वॉल्यूम्स एंड मार्केट शेयर, ऑफ कोर्स वो तो कर ही रहा है, बिकॉज 2-3 साल में आप देखोगे इनका ओवरऑल पूरा डीमैट इंडिया का जो शेयर ऑफ डीमैट अकाउंट है वो 9-10% से आज 14-15% के आसपास आ गया। तो ये तो वॉल्यूम्स, मतलब इनका तो मार्केट शेयर बढ़ ही रहा है, करेक्ट, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर वाई बढ़ रहा है। दूसरा जो बात अच्छी इंपॉर्टेंट उनका है वो है कि उसके साथ साथ ये लोग माइंड शेयर भी कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आईपीएल इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने टीसीएस और इन्फोसिस के टाइम में बोला कि वही कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब आपका पैट का ग्रोथ सेल्स का ग्रोथ से ज्यादा है। ये तभी होता है जब आपके पास आपका कंट्रोल, मतलब फिक्स कॉस्ट पे आपका कंट्रोल हो। एंजल वन को भी अगर आप देखोगे इनका कॉस्ट में कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए आप देखोगे इनका सेल 64-65% से बढ़ा, लेकिन इनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या ईपीएस है, वो 27-30% से बढ़ा वाई। क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया, इतने रेट से जो क्लाइंट एक्विजिशन हो रहा है, आईपीएल का खर्चा हो रहा है। फिर अब तीसरे साइड में अगर आप देखोगे एंजल वन अभी क्या कर रहा है, ये लोग अभी जो पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने रिसेंटली एक क्यूआईपी किया। अब देखिए बात वही पे है, अगर क्यूआईपी करना था तो इतना डिविडेंड क्यों दिया उससे पहले, है ना। तो ये आप मैनेजमेंट से पूछ ही सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, एट द एंड ऑफ द डे मैं अल्टीमेटली एक ही चीज बता रहा हूं कि अगर बिजनेस पे ग्रोथ है ना तो आपका 7 खून माफ है, ऐसे आप देख सकते हो। सेल्स का ग्रोथ का बात कर रहा हूं। अब दूसरे साइड से देखो कि अब जब एंजल वन को क्या लगता है, एंजल वन का बिजनेस मॉडल देखिए, 70% सेल्स उनका ब्रोकिंग वॉल्यूम से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो सेकंड है वो है कि वो जो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए जो फंड्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि तुम ट्रेड करो, इसके लिए हम आपको इतना दे रहे हैं, उसके लिए तो इंटरेस्ट उठाना पड़ता है, करेक्ट। वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो उनका सेकंड लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इनकम है। आई थिंक 20% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू आता है उनका मार्जिन ट्रेडिंग के इंटरेस्ट से। अब ये वाला बात सोचिए कि इन्होंने क्या किया, ये जो क्यूआईपी किया, ठीक है, इससे क्या हुआ, ये मार्जिन्स में आज सिंस इतने एफएनओ में लोग ट्रेड कर रहे हैं तो एंजल वन को तो अपने क्लाइंट को और मार्जिन में पैसा देना पड़ेगा, करेक्ट, नहीं तो इंटरेस्ट किस पे खाएगा। गॉट इट। इसके लिए इन्होंने ये क्यूआईपी किया, एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ अपने टेक प्लेटफॉर्म को और बढ़ा रहे हैं, क्लाइंट एक्विजिशन कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये बनता है एंजल वन का बात, सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन एंजल वन का वही वाला पॉइंट है कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है। बट अभी आप लॉजिकली अगर सोचोगे, अगर आप एक छोटे बिजनेस को बड़ा बना रहे हो, स्केल कर रहे हो, तो उसमें आपका मार्केट शेयर गेन और सेल्स का ग्रोथ बहुत हाई आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आएगा ना, बिकॉज जो भी पैसा आपको मिल रहा है बिजनेस से वो आप तो बिजनेस पे वापस डाल रहे हो। गॉट इट। तो इसीलिए आप देखोगे इनका एंजल वन का आप देखोगे इनका कोई मतलब इनका प्रॉफिट का ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होता है जितना सेल्स का ग्रोथ होता है। और अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड रादर वांट अ कंपनी जो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है और सेल्स ग्रो कर रहा है एट अ मच फास्टर पेस देन द पीयर्स इन द इंडस्ट्री, देन से फॉर एग्जाम्पल ये टीसीएस इन्फोसिस टाइप का कंपनी जिनका सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, और मैं सिर्फ बोलूंगा कि चलो ईपीएस ग्रोथ हो गया बिकॉज लेट्स से कोई कॉस्ट कटिंग किया, राइट। तो मुझे चाहिए ऐसे कंपनीज जो ऐसे एडवर्टीजमेंट करे। आपने देखे होंगे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ भी आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, क्यों, बिकॉज वो भी 25-26% से ग्रो कर रहे हैं ना। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पता होता है कि हम ग्रो करेंगे नहीं, तब जाके वो एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं देता, करेक्ट। तो अगर आपका एडवर्टीजमेंट में कोई अपना कॉस्ट कटिंग कर रहा है, कोई अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ढंग से दे नहीं
नहीं रहा है, ये एक्चुअली बुरी बात होता है। जबकि क्या होता है, मैंने देखा है बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सब कुछ ना लॉजिकली समझ में नहीं आता है। सोचिए ना, अगर आप एक कंपनी हो और अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि आपका सैलरी आधा कर दिया जाएगा और आपका प्रोडक्टिविटी वही रहेगा, आप तो उस कंपनी को छोड़ दोगे ना, करेक्ट? तो बुरी बात है। तो जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करता है, जो कंपनी लेट से अपने एम्प्लॉयज को ढंग से सैलरी नहीं देता है, आप देखोगे इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स करके, अगर वो नंबर वाई वाई घट रहा है, मतलब वो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे अगर चीज है तो वो कंपनी में ग्रोथ नहीं है, करेक्ट? और जिस कंपनी में ग्रोथ है, लाइक एंजल वन हो गई, आईडीएफसी फर्स्ट, जिसका तो चलो Q4 का नंबर नहीं आया, बट आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जिसके पास ग्रोथ है ना, आप देखोगे एक पॉइंट तो ठीक है कि उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे प्लेटफॉर्म का खर्चा, ये जैसे आईपीएल का खर्चा, मैं एंजल वन का बात कर रहा हूं, ठीक है? क्लाइंट एक्विजिशन का खर्चा, अगर आप देखोगे इनका वाई 60-65% इनका नेट क्लाइंट एक्विजिशन का ग्रोथ हुआ है, मतलब विच इज इमेंस, राइट? और वरना आपका 10% का मार्केट शेयर, 15% का मार्केट शेयर नहीं बनता पूरे इंडिया का डीमैट अकाउंट में। और एक पॉइंट है, जो इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट खुला पिछले साल में, उसका 25% मार्केट शेयर है एंजल वन का। मतलब क्या, ओवरऑल मार्केट शेयर 15% है, लेकिन पिछले साल का 1/4 ऑफ द मार्केट एंजल वन ने लिया। तो मतलब क्या, आगे जाके 15, 16, 17, 20 के तरफ जा रहा है, गॉट इट? आरओई नंबर हाई है, लेकिन वही वाला पॉइंट है कि राइट, अब देखिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो कंपनी अपने सेल्स को ग्रो नहीं कर पा रहे ना, उस कंपनी में आप मत जाओ ये सोच के कि चलो वैल्यूएशन सस्ता है, या फिर चलो ईपीएस का तो चलो बढ़ रहा है, बिकॉज ईपीएस भी एक टाइम के बाद नहीं बढ़ेगा अगर आपका सेल्स ग्रोथ नहीं होता है। तो ऑफकोर्स एंजल वन का रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टीसीएस और इन्फोसिस को मैं कभी टच नहीं करूंगा, बिकॉज मैं खुद ग्रैंडफादर नहीं हूं, तो मैं ग्रैंडफादर स्टॉक्स नहीं लेता।